उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा सेशन 3 है। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं हमारे जिसमें हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 14 को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 149 जिसमें सैलरी से रिलेटेड बात हुई है कि जब एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयी को सैलरी पे करेगा, तो वो उस पे किस तरह विथहोल्डिंग करेगा, टैक्स किस तरह विथहेल्ड करेगा। जो पहले 2 सेक्शंस थे, वो एक तरह से इस सेक्शन की फाउंडेशंस थे। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि 2 टर्म्स हैं जो इस सेक्शन में हेल्पफुल होंगी, तो हम पहले उनको डिस्कस कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। ये कौन होते हैं? सैलरीड इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल होता है जो सैलरी के साथ-साथ बाकी बिज़नेस भी कर रहा हो, लेकिन उसकी जो सैलरी इनकम है, वो उसकी टैक्सेबल इनकम से टैक्सेबल कहते हैं कि जितनी उसने पूरे साल में अर्निंग की, मतलब इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ है। तो ये कुल मिला के जो है वो टैक्सेबल इनकम बनती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में टोटल इनकम कह सकते हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है। एक दफ़ा मैं आपकी आसानी के लिए इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये आ गया 76%। मतलब अगर ये 75% से एक्सीड कर रही है उसकी सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम से, तो वो सैलरीड इंडिविजुअल है। अगर उसकी सैलरी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे कम है, तो वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। ठीक है। वापस चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अच्छा जी, यहाँ सब सेक्शन 1 में वो बात कर रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा, मतलब सैलरी पे करेगा, तो उस पे वो द होल्डिंग करेगा वो उन रेट्स पे जो कि स्पेसिफाइड हैं इन डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल। मतलब उन रेट्स पे वो विदहोल्डिंग करेगा जो रेट स्पेसिफाइड हैं फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 1 और डिवीजन 1 में। हम चलते हैं इनकी तरफ। अच्छा जी, तो ये हम आ गए फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट 1 और डिवीजन 1। ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लाइन है इससे नीचे जो भी लिखा हुआ है, जो भी टेबल बने हुए हैं, उनको आपने इग्नोर करने, क्योंकि वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं नए बजट या नई अमेंडमेंट में। अब अगर हम आए सब सेक्शन 1 की तरफ, तो उसमें वो कह रहा है द रेट्स ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ना, ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। ठीक है। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एक्सेप्ट अ सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है। यहाँ पे देख ले उसने टर्म यूज़ किया सैलरीड इंडिविजुअल, मतलब सैलरीड इंडिविजुअल को निकाल के जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है एओपी। एओपी होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में मिलकर अपने एक दूसरे के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसे हम कहते हैं एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अच्छा जी, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे जो फॉलोइंग टेबल है वो अप्लाई किया जाएगा। अगेन जो है वो यहाँ पे लाइन आ गई, इसके नीचे जो भी है वो हमने इग्नोर करना है। तो ये टेबल आ गया टेबल 1, इसको हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा उसी अपनी एक्सेल की शीट की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है इसकी टैक्सेबल इनकम है 32,50,000। ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि 32 लाख कौन सी रो में फॉल कर रही है। 32 लाख यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे है 32,50,000। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम एक्सीड 16 लाख बट नॉट एक्सीड्स 32 लैक्स। लेकिन यहाँ पे तो जो है वो 32 लैक्स एक्सीड कर रही है। तो हम
रो 4 को इग्नोर करके रो 5 में जाएंगे। रो 5 में वो कह रहा है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 32 लाख, हमारी जो इनकम है वो 32 लाख से एक्सीड कर रही है, बट डज नॉट एक्सीड 56 लाख, हमारी इनकम जो है वो 56 लाख से एक्सीड भी नहीं कर रही। ठीक है, तो इस पे जो है ये 6,50,000 फिक्स्ड है, मतलब इतना तो आपने पे करना ही है, उसमें प्लस करना है आपने 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम छोटी सी वर्किंग करते हैं, इसमें माइनस कर दें 32 लाख, तो ये रिमेनिंग 50,000 आ गई। टैक्स टू बी पेड, इसका हमने ले लिया 40% प्लस 6,50,000, ये टोटल टैक्स है जो 6,70,000 उसने पे करना है एक इंडिविजुअल ने, जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। ठीक है, आगे चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। सब सेक्शन में सब सेक्शन 2 में वो बात कर रहा है where the individual of an where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75% of his taxable income, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है टैक्सेबल इनकम का 75% से, तो उस पर फॉलोइंग टेबल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगेन वही लाइन आ गई, इससे नीचे जो भी है वो हमने इग्नोर करना है। चलते हैं टेबल की तरफ। तो ये जो टेबल है, ये जो रेड कलर में है, ये टेबल अप्लाई किया जाएगा सैलरीड इंडिविजुअल पे। यहाँ पे अगर हम आए सैलरीड इंडिविजुअल पे, तो ये आप देख सकते हैं कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम का 76% है, मतलब 75% से एक्सीड कर रही है, तो उस पर हम वो वाला टैक्स अप्लाई करते हैं। हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो है जी 29 लाख है, मतलब 2.9 मिलियन। तो हम रो 4 में आ जाते हैं। रो 4 में है जी वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 22 लाख, हमारी एक्सीड कर रही है, बट डज नॉट एक्सीड 32 लाख, हमारी जो इनकम है वो 32 लाख से एक्सीड भी नहीं कर रही। तो हम रो 4 में जो टैक्स है उसको अप्लाई करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि 1,16,000 फिक्स है, प्लस इसमें ऐड करना है आपने 32% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 22 लाख। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। टैक्स टू बी पेड मल्टीप्लाई बाय 23%, इसमें प्लस कर दें 116,000, तो ये आ गया 2,77,000 जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल ने पे करना है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं हम अपने सेक्शन 149 की तरफ। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स withheld from employee under other heads and tax credit admissible under section 61 and 63 during the tax year after obtaining documentary evidence as may be necessary, tax withheld from the employee under this ordinance during the tax year, मतलब वो कह ये रहा है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद वो उन रेट्स के तहत जो कि फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 1 डिवीजन 1 में दिए गए हैं, उस इनकम पे टैक्स वो रेट्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वो एडजस्टमेंट क्या है, वो है टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब वो उस साल जो फॉर एग्जांपल हम अगर 2025 का ईयर लें तो 2025 में जितना टैक्स विद हेल्ड कर चुका है अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे, उसको वो निकालेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए कि जो एम्प्लॉयर है वो हर मंथ थोड़ी थोड़ी अपने एम्प्लॉय की इनकम से डिडक्शन करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जितनी आप विद होल्डिंग कर चुके हैं एक टैक्स ईयर में, उसको एडजस्ट करना है आपने। एनी एक्सेस डिडक्शन, कोई डिडक्शन आपने की हैं उनको भी आपने निकालना है। फेलियर टू मेक डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई आप डिडक्शन नहीं कर पाए तो आपने डिडक्शन करनी है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स को वो कह रहा है कि आपने उस पेमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स करके तो उन रेट्स के तहत जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए उस तरह आपने टैक्स अप्लाई करना है। जी सब सेक्शन 2 में वो बात कर रहा है द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर अ टैक्स ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। अच्छा, सब सेक्शन 2 में वो कह रहा है कि अगर आपने एक एवरेज निकालनी है, क्योंकि हमने उस टेबल में देखा था ना कि एक अदर टैक्स था और एक फिक्स्ड अमाउंट थी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आपको अपना एवरेज टैक्स मालूम करना है तो उसके लिए आपको एवरेज का फार्मूला उसने दे दिया है ए डिवाइडेड बाई बी। ए है कि जितना टैक्स आपने पे किया और बी है कि आपकी टैक्सेबल कितनी इनकम कितनी थी। तो इसको ज़रा अप्लाई करके देख लेते हैं हम एग्जाम में वापस जाके। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें तो 2,77,000 उसने टैक्स पे किया और इसकी टैक्सेबल इनकम थी 29 लाख। तो ये बन गया 10% टैक्स, ठीक है। ये एवरेज टैक्स है, मतलब एक किस्म का उसने आपको एवरेज का फार्मूला दिया हुआ है इसमें। तो चलते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। सब सेक्शन 3 में वो बात कर रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 and 2, every person responsible for making payment for directorship fee or fee for attending board meeting or such fee by whatever name called shall be at the time of payment deduct tax at the rate of 20% of the gross amount payable। जी, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2 का मतलब है कि बावजूद इसके कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सबसेक्शन 1 एंड 2 में बताई गई है, एवरी पर्सन मतलब हर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डायरेक्टरशिप फी। अच्छा, अगर मैं इसको अपनी ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह ये रहा है कि अगर आप डायरेक्टरशिप फ़ी या फ़ी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग या कोई भी ऐसी फ़ी, ठीक है, बट वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है, उसने कह दिया कि सैलरी के अलावा जो भी डायरेक्टरशिप फ़ी है, फ़ी अटेंडिंग फॉर बोर्ड मीटिंग है, उसकी ग्रॉस अमाउंट पे आपने 20% टैक्स चार्ज करना है, ठीक है। ऊपर जब हमने सैलरी की बात की तो उसने हमें अलग रेट्स दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि डायरेक्टरशिप फ़ी है या बोर्ड मीटिंग आपने अटेंड की, उसमें आपको कंपनी ने एक फ़ी दी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए एज अ अलाउंस या बोनस, तो उसकी ग्रॉस अमाउंट पे आपको 20% विद होल्डिंग करनी है। मतलब सिंपल उसने कह दिया कि कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 20% विद होल्डिंग है। कोई वो टेबल्स वगैरह अप्लाई नहीं करने, कुछ भी नहीं। जितनी अमाउंट है चाहे वो मिलियंस में है या लाखों में है, उस पे उसकी ग्रॉस अमाउंट पे 20% टैक्स विदहेल्ड होगा। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 में वो कह रहा है कि टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी एडजस्टेबल, कि जो भी ये सब सेक्शन 3 में टैक्स डिडक्ट होगा वो एडजस्टेबल होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जी, आज का हमारा सेक्शन जो था वो सेक्शन 149 पे था। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या साइड पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।